चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन कॉन्वेक्स सरफेस, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक टॉपिक है ये आपके ऑप्टिक्स का। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम कॉन्वेक्स सरफेस की बात करें तो क्लास 10th में हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो नाम पढ़े थे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये बात चल रही है लेंस की, ठीक। तो कॉन्वेक्स को हम रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से और कॉनकेव को हम रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से। दो टाइप के लेंस हमने पढ़े थे। अब हम इस वाली क्लास में बेसिकली बात क्या करेंगे, हम इस वाली क्लास में बात करेंगे कॉन्वेक्स सरफेस की, यानी उसकी एक साइड कॉन्वेक्स की तरह होगी और दूसरी तरफ जो उसका दूसरा एंड होता है वो हमारा इस तरीके से। इसको हम बोल रहे हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ये एक लाइन है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जा रहा है। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल हो जाता है हमारा, ये कॉन्वेक्स सरफेस बना हुआ है ग्लास का, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पे एयर है, ठीक। इसका मीडियम जो है वो μ1 है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो हम इसी में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमारी इमेज बनेगी, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें हम इसी वाले सरफेस में देखेंगे, ठीक। सपोज मैं मान रहा हूँ कि मेरा यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये पॉइंट आपका हो जाता है, चलो ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पॉइंट हो जाता है आपका पोल पी, ठीक। अब इस पॉइंट से कोई रे जाती है इस तरीके से, जो कि आपके कॉन्वेक्स सरफेस को जाकर हिट करती है। तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अगर मैं इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये नॉर्मल आपकी कॉन्वेक्स सरफेस के सेंटर पर जाकर मिलेगी, तो इसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। अब हमें पता है कि जो एयर होती है वो ग्लास से रेयरर होती है। इसका मतलब जो लाइट है आपकी वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट जब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो हमें जहां पर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को हिट करेगी तो वो हमारा बन जाएगा इमेज। ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, इमेज आई पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी पॉइंट आपका सेंटर हो गया इसका पोल। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक। इस वाले एंगल को, यहाँ पर जो एंगल है इसको अल्फा ले रहे हैं, इस वाले एंगल को हम बीटा ले रहे हैं और इस वाले एंगल को हम गामा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, देन ये गामा हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ओके। तो ये पोल है, ये परपेंडिकुलर लाइन हमारी ओ पॉइंट पर आकर यहाँ से यहाँ तक यू हो गया, ठीक। ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस, ओके। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है, आर होता है, और ये इमेज है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका बी, ठीक है। तो पोल से लेके और ए तक का डिस्टेंस यू हो गया, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और पोल से लेके आई तक का डिस्टेंस यानी वी हो गया। इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया है। इस तरीके से हमने इनको अरेंज कर दिया है, ठीक, ओके। तो अब हमने इस एंगल को अल्फा माना है, इस एंगल को बीटा माना है इस पॉइंट पर, तो इसको भी एक नाम दे दो, ये बी पॉइंट हो गया आपका, और ऐसे करके बैंड होकर वो आई पॉइंट पर पहुंच रही है। ये ए बी और आई क्या हो गया आपका, पाथ ऑफ द लाइट हो गया, ये पाथ है हमारा, ठीक। ओ पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, ये सी पॉइंट हो गया जो बीटा एंगल बना रहा है, आई पॉइंट हो गया जो गामा एंगल बना रहा है, ए पॉइंट हो गया जो अल्फा एंगल बना रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक रिलेशन क्रिएट करना है कि लाइट किस तरीके से इस पॉइंट से इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। देखिएगा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है, तो मैं सबसे पहले अल्फा बीटा और गामा को कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से tan अल्फा निकालने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम डायग्राम। तो tan अल्फा कितना हो गया, tan अल्फा होता है अल्टीट्यूड अपॉन बेस। अल्टीट्यूड कितना है हमारा OB, और बेस कितना है हमारा OA। ये tan अल्फा आ गया। ऐसे ही मैं tan बीटा निकालने की कोशिश करता हूँ, तो tan बीटा क्या हो गया, अल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी OB अपॉन OC। ऐसे ही अगर मैं tan गामा निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये tan गामा हो गया, ये भी अल्टीट्यूड अपॉन बेस हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी OB अपॉन OI। तो इस तरीके से हमने tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा यहाँ पे निकाल दिए, ठीक। तो जनरली अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे हमने देखा कि ये नॉर्मल है आपका, तो इसको मैं आई बोल रहा हूँ, और ये वाला जो एंगल है ये नॉर्मल इस तरीके से जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया आपका ये हो गया आर, ये आई हो गया और ये आर हो गया, ठीक।
ये वैल्यू आई हो जाती है और ये वैल्यू हमारी आर हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो ये वैल्यू है हमारे पास, कुछ इसको ऐसे समझो, अगर मैं ट्राइंगल में बात करता हूँ, इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी, मैं इस ट्राइंगल में बात करता हूँ अगर, तो यहाँ पे आप देखिएगा एक अल्फा एंगल है हमारे पास और एक बीटा एंगल है और एक आई एंगल है। तो अल्फा और बीटा इंटीरियर एंगल हो गए, आई जो हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाता है यहाँ पर। अल्फा और बीटा क्या हो गया, हमारे इंटीरियर एंगल हो जाते हैं और आई आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसको आप देखो, इन तीनों को हम इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड आ जाती है। अब अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए, तो ए, और अब हम इस वाले ट्राइंगल में बात करते हैं ओ बी और आई, या बी सी आई में बात करते हैं। तो ट्राइंगल हो गया आपका बी सी आई। अगर हम बात करें बी सी और आई में, अब इसमें देखेंगे तो बीटा आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, आर और वाई क्या हो जाएंगे आपके इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आर प्लस वाई इज इक्वल टू बीटा, जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका जो सम होता है वो इंटीरियर एंगल हो जाता है आपका, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो आई की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, अल्फा प्लस बीटा। आर की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो वो बीटा माइनस ये गामा निकल कर आ जाएगा, तो एक गामा हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर हमने दो बातें करी। पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट था कि जो इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं हम ए बी सी में, तो हमारी आई की वैल्यू निकल कर आई अल्फा प्लस बीटा, फिर हम ट्राइंगल यूज करते हैं बी सी आई, तो आपकी आर की वैल्यू निकल कर आई बीटा माइनस गामा। तो ये चीज हमारे पास निकल कर आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर हमने टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा की वैल्यू निकाली है। यहाँ इस वाली टर्म को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे हैं, अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। अब बहुत ज्यादा छोटे होने का मतलब मैं इसको ऑलमोस्ट अल्फा लिख सकता हूँ, मैं इसको ऑलमोस्ट बीटा लिख सकता हूँ, मैं इसको ऑलमोस्ट गामा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, ओ बी अपॉन ए, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ओ बी अपॉन ओ सी, और गामा की वैल्यू कितनी हो गई, ओ बी अपॉन ओ आई। ये निकल कर आ गया, और अल्फा बीटा गामा की टर्म हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। ओके, अब सुनिएगा, इसके बाद हम क्या करें यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करें कि ये जो टर्म है आई और आर, इसको यूज करिए, यूज स्नेल्स, यूज स्नेल्स। अब स्नेल्स लॉ क्या था आपका, स्नेल्स लॉ था आई, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक। म्यू वन और म्यू टू क्या है, म्यू वन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और म्यू टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से हमने लिखा, तो ये इक्वेशन हो जाता है आपका 4, ये इक्वेशन निकल कर आ जाती है आपकी 4। और आई और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, आई और आर की वैल्यू हमारे पास इतनी निकल कर आ जाती है, ठीक। तो क्योंकि हम जानते हैं आई और आर ये दोनों भी बहुत छोटी वैल्यूज है, तो मैं साइन आई को क्या लिख सकता हूं, मैं साइन आई को आई लिख सकता हूं, और मैं साइन आर को क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। दैट मीन्स इक्वेशन 4 मैं लिख सकता हूं कैसे, म्यू वन आई प्लस सॉरी इज इक्वल टू म्यू टू आर। मैं इस तरीके से इक्वेशन 4 को लिख सकता हूँ। देखो हमने क्या किया, हमने देखा कोई ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पे रखा है, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस है, यहाँ से लाइट जा रही है, इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर इमेज बन रही है। तो उसके लिए हमने एक रिजल्ट तैयार किया, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो एंगल बन रहे हैं इनको अलग अलग कैलकुलेट कर लिया, और आई और आर के लिए दो अलग इक्वेशन हमने निकाली। तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आता है जो इक्वेशन 4 को मॉडिफाई करके निकल कर आया, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन सेकंड से, आई अल्फा प्लस बीटा है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर म्यू वन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू, और म्यू टू आई आर की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस गामा। आर की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस गामा। अब इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यूज
ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। तो देखो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, ओ बी अपॉन ए। तो ध्यान से देखिए μ1 ओ बी अपॉन ओ ए, ठीक, प्लस प्लस फिर क्या है हमारे पास बीटा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ओ बी अपॉन ओ सी। तो ओ बी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, ये क्या आ गया आपका μ2, और μ2 कितना है हमारे पास, μ2 कितना है बीटा माइनस गामा। तो बीटा बीटा की वैल्यू ओ बी अपॉन ओ सी है, और माइनस गामा, गामा की वैल्यू ओ बी अपॉन ओ आई है। तो मैं सब में कॉमन देख रहा हूँ कि सब में कॉमन है आपका ओ बी सब में कॉमन, ठीक है। अगर हमारा ओ बी सब में कॉमन है तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेके। तो ये बचा क्या, μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओ ए प्लस 1 अपॉन ओ सी इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन ओ सी माइनस 1 अपॉन ओ आई, ठीक। अब इन सब की वैल्यू हमारे पास है। जैसे सपोज ओ ए कितना है, मैं ओ ए को कंसीडर करता हूँ। अगर मैं डायग्राम में देखता हूँ तो डायग्राम से मुझे पता लगता है कि जो ओ ए है ये नेगेटिव ऑफ यू है, नेगेटिव ऑफ यू यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं नेगेटिव साइड में। और ओ, अगर मैं ओ सी को देखता हूँ तो ओ सी क्या है आपका आर है, पॉजिटिव रहेगा ये। ऐसे ही मैं ओ आई को देखता हूँ तो ये पॉजिटिव बी रहेगा। तो ओ ए की जगह मुझे रिप्लेस करना है नेगेटिव यू, ओ सी की जगह करना है आर, और ओ आई की जगह करना है बी, ठीक। तो पुट कर दीजिए μ1 1 अपॉन नेगेटिव यू, ओ सी की जगह करना है आपको आर, और ओ आई की जगह करना है आपको यहाँ देखिए ओ सी। तो ये हो गया 1 अपॉन आर, और ये हो गया आपके पास 1 अपॉन सी। इस तरीके से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। देखिए तो यहां पर क्या निकल कर आया हमारे पास, μ1 अपॉन यू विद माइनस साइन प्लस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन आर माइनस μ2 अपॉन बी। अब हम क्या करें, आर वाली साइड को एक तरफ ले जाओ, बी और यू वाली साइड को एक तरफ ले आओ। तो ये क्या निकल कर आ जाता है आपका μ1 अपॉन यू माइनस μ2 अपॉन सी। ये प्लस आ गया जब इधर गया, तो ये वैल्यू क्या निकल कर आ गई आपकी, ये अब जब हमने इधर ले गए तो μ2 अपॉन आर माइनस μ1, ऐसे लेकर जा सकते हैं, ठीक। ये टर्म नेगेटिव चल रही है हमारी, तो इसे मैं लिख सकता हूँ μ2 अपॉन बी माइनस μ2 अपॉन μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया 1 अपॉन आर, या फिर ऐसे मानो μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ऐसे करके आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई। तो अगर मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट से मैं μ1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने μ1 कॉमन लिया, तो मेरे पास बचा μ2 अपॉन μ1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहाँ से भी मैंने μ1 कॉमन लिया तो मेरे पास बचा μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन आर, दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दो। तो क्या बचा आपका म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये जो एक्सप्रेशन है ये रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेंटर ऑफ कर्वेचर या यू और पी के बीच में। ये आपका रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर या यू और पी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है, μ2 अपॉन म्यू। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है आपका ये। तो इसी को हम बोलते हैं, ये कॉन्वेक्स सरफेस के लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। और यहाँ पे क्या करेंगे हम ध्यान दीजिए, इसी रिजल्ट को यूज करके आगे हम लेंस मेकर फॉर्मूला बनाएंगे, इसी वाले रिजल्ट को यूज करके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखो, ये वाली जो टर्म चल रही है आपकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन में क्या लाइट कैसे पास होती है, रिफ्रैक्शन में लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक, ओके।